नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। देखिए, दुनिया के लिए आज सबसे बड़ी खबर यह आई कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि इजराइल और ईरान अग्री हो गए हैं टोटल एंड कंप्लीट सीज फायर के लिए, यानी 12 दिन से जो युद्ध चल रहा था उस पर युद्ध विराम की स्थिति बन गई है। यह खबर आते ही दुनिया में खुशी की लहर दौड़ी, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई क्योंकि एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। और वो कंफ्यूजन क्या क्रिएट हुआ, इसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि पोस्ट में, अपने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लिखा। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, यानी दुनिया को बधाई दी। और साथ में इन्होंने कहा कि भाई इजराइल और ईरान फुल्ली अग्रीड हो गए हैं कंप्लीट और टोटल सीज फायर के लिए। अगले 24 घंटे में 12 दिन का ये युद्ध खत्म हो जाएगा, दुनिया सल्यूट करेगी। उसके बाद इन्होंने गॉड ब्लेस मिडिल ईस्ट, गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस इजराइल, ईरान, वर्ल्ड, ये सब लिखा और खुशी की लहर वाकई दौड़ गई। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। उसके बाद क्या क्या हुआ डेवलपमेंट, उसको देखिए। जब ये बात आ गई कि भाई इजराइल और ईरान के बीच मध्यस्थता, इजराइल और ईरान की तरफ से कोई खबर नहीं आई सीज फायर की, ये खबर आ रही है व्हाइट हाउस से। आप उस पैटर्न को याद कीजिए, जब इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से कोई खबर नहीं आई थी कि सीज फायर हुआ है, खबर आई व्हाइट हाउस से कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैंने सीज फायर करा दिया है। कुछ उसी पैटर्न पर यह चलता रहा। तो आगे खबर यह आई कि कतर ने सीज फायर की मध्यस्थता की है और कतर पर कल ही ईरान ने खूब मिसाइल्स दागे थे। कतर में अमेरिका का जो सैन्य अड्डा था उस पर मिसाइल्स दागे थे, तो रिटेलिएशन के चांसेस बन रहे थे। कतर ने यह कहा था कि भाई हमारे सॉवरेंटी के खिलाफ है और हम इस पर अधिकार रखते हैं रिटेलिएट करने का। लेकिन फिर कतर ने सीज फायर में मध्यस्थता की। अमेरिका द्वारा प्रस्तावित था यह सीज फायर, यानी अमेरिका ने कतर से कहा, कतर ने ईरान से बात की, यह डेवलपमेंट हुआ। और अमेरिका ने बात की इजराइल के साथ, और ट्रंप ने कतर को बताया कि इजराइल युद्ध विराम के लिए सहमत हो गया है और अब तेहरान को भी सहमत कर लो। तो ये पूरी तरीके से एफर्ट जो है वो अमेरिका का है और कतर का है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। और वो क्लेम कितना सही है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट किया और साफ साफ लिखा कि देयर इज नो अग्रीमेंट ऑन एनी सीज फायर। और अभी जब मैं ये खबर बना रहा हूं, जब ये वीडियो बना रहा हूं, तब तक ईरान या इजराइल की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, इसलिए ये कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है। हो सकता है ये वीडियो अपलोड होते होते तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आ भी सकता है। ठीक है, तो यहां से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। और याद कीजिए वो समय जो मैंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के समय। ऑपरेशन के सिंदूर के समय ट्रंप साहब ने अपनी पीठ थपथपाई थी और कहा था कि भैया हमने सीज फायर करा दिया। लेकिन अभी हाल ही में खबर आई थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 35 मिनट तक कॉल पर बातचीत की ट्रंप से और साफ साफ डिनाई कर दिया कि कोई मीडिएशन नहीं हुआ था, कोई मध्यस्थता नहीं की गई थी अमेरिका के द्वारा, और हमने कभी इंडिया पाकिस्तान के मैटर में अमेरिका की मध्यस्थता को इंडिया ने स्वीकार ही नहीं किया है। तब जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया था और कहा था कि भैया इंडिया और पाकिस्तान दोनों समझदार मुल्क हैं, दोनों को बधाई दी थी और कहा था कि उन्हीं दोनों ने डिसाइड किया था कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का। तो अभी इनकी बातों पर, इजराइल ईरान वाली बातों पर कितना भरोसा किया जाए, खास करके तब जब ईरान ने इसको डिनाई कर दिया है। और ईरान ने ही नहीं डिनाई किया है, पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि भैया सीज फायर हो गया है, ईरान ने डिनाई कर दिया, और उसके बाद इजराइल की जो मिलिट्री फोर्स है उसने कहा कि न्यू वेव ऑफ मिसाइल्स लॉन्च किए गए हैं ईरान के द्वारा। डोनाल्ड ट्रंप के क्लेम करने के बाद, सीज फायर के क्लेम करने के कुछ घंटों बाद ईरान की तरफ से नए मिसाइल्स छोड़े गए हैं। ये इजराइल की डिफेंस फोर्स ने अपने एक्स के ट्वीट में भी, एक्स के पोस्ट में भी कहा कि साइरेंस साउंडिंग इन इजराइल ड्यू टू मिसाइल लॉन्च फ्रॉम ईरान। तो कोई भी ऑफिशियल जानकारी अभी नहीं है, लेकिन हां सीज फायर की संभावना दिख रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके पहले क्या हुआ था? इसके जस्ट पहले ईरान ने अटैक किया था यूएस के बेस पर कतर में, और यह एक रिटेलिएशन अटैक था। आपको पता है कि ईरान के भीतर 3 नाभिकीय संयंत्रों पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से बड़ा बॉम्ब 13,000 kg का बॉम्ब गिराया था, और उसी समय ईरान ने कह दिया था कि भैया इसका भुगतना पड़ेगा, रिटेलिएट तो करेंगे। फाइनली ईरान ने रिटेलिएट किया और कतर में जो अमेरिका का सैन्य बेस है, जहां करीब करीब 10,000 के करीब अमेरिका के सैनिक हैं, वहां पर 14 मिसाइल्स दागे हैं। और ईरान ने यह कहा कि जितने बम तुमने गिराए थे, जितने मिसाइल्स से बम गिराए थे, उतने हमने भी गिरा दिए हैं। तो एक तरीके से बात बराबर वाली हो गई है। इसमें से जब अमेरिका की तरफ से जो ट्वीट आया, जो एक्स पर पोस्ट आया, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि भाई ईरान ने ऑफिशियली रिस्पॉन्ड कर दिया है और जो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमने अटैक किया था उसका,
और ये रिस्पॉन्स बड़ा वीक था, कमजोर था, ये भी कहा उन्होंने। साथ में बताया कि 14 मिसाइल्स फायर किए हैं ईरान ने, 13 मिसाइल्स को तो गिरा दिया गया कतर के द्वारा, और एक को छोड़ दिया गया क्योंकि वो नॉन थ्रेटनिंग डायरेक्शन में जा रहा था, तो कोई मतलब नहीं था। इसके बाद इन्होंने कहा, आई वॉन्ट टू थैंक ईरान फॉर गिविंग अस अर्ली नोटिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कतर में सैन्य बेस पर अटैक करने के पहले ईरान ने कतर को और अमेरिका को अर्ली नोटिस दिया कि भाई यहां से अपने लोगों को हटा लो, जान माल की क्षति हो सकती है। उसका पहले से ही संदेश मिल चुका था। और इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ अपने पोस्ट में लिखा भी कि आई वॉन्ट टू थैंक ईरान फॉर गिविंग अस अर्ली नोटिस विच मेड इट पॉसिबल फॉर नो लाइव्स टू बी लॉस्ट। किसी की जान नहीं गई इसी की वजह से, और कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ। इसके लिए प्रेसिडेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धन्यवाद कहा। तो अब यहां पर समझिए, एक तरीके से यहां ऐसी चीज दिख रही है कि ईरान को बदला लेना था, उसने बदला ले भी लिया, और यह संदेश भी दे दिया कि डी एस्केलेट करने के मूड में है, परमाणु वार्ता करने के भी मूड में है। इसीलिए पहले संदेश दे दिया गया था अमेरिका को भी और कतर को भी कि बातचीत हो सकती है, बदला लेने का वादा किया था, वो बदला लेकर रहेंगे, लेकिन जान माल की क्षति हो, माल की क्षति फिर भी हो, जान की क्षति ना हो, इस बारे में हमारा कमिटमेंट शो करता है कि हम डी एस्केलेट करना चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। तो डी एस्केलेशन की संभावना से इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता। उसके पहले की अगर बात करें तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने, जो खामेनी हैं, उन्होंने पुतिन को कहा, जो राष्ट्रपति हैं रूस के, कि यूएस स्ट्राइक पर कुछ और करना पड़ेगा, सिर्फ आलोचना करने से बात नहीं बनेगी। ये इसके ठीक पहले की डेवलपमेंट है, यानी ईरान के द्वारा कतर पर अटैक के पहले की डेवलपमेंट है। यानी वैश्विक लामबंदी करने में ये ईरान भी जुटा हुआ था। ईरान का अमेरिकी सैन्य बेस पर जो हमला हुआ है उसके बारे में अगर जानकारी लें तो ईरान ने कतर में अमेरिकी अल उदैद एयरबेस पर अटैक किया है और 14 मिसाइलें दागी हैं। अल उदैद बेस अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, ध्यान रखिए, और यहां 10,000 के करीब सैनिक तैनात थे। अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर जो हालिया हमला हुआ था उसी का जवाब था, और यह कतर में मौजूद जो अल उदैद एयरबेस है उसकी एक तस्वीर है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी तुरंत कहा कि भैया इंडियंस जितने हैं घर ही में रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कॉशंस बता दिया, रिमेन्स इंडोर्स बता दिया। तुरंत इंडिया इन कतर की तरफ से एक पोस्ट किया गया। कतर में 8 लाख के करीब भारतीय हैं, जो वहां की पूरी आबादी का ऑलमोस्ट 25% हैं, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी तादाद में इंडियन रहते हैं, और इसलिए तुरंत इंडिया ने कहा कि भाई घर में रहिए, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। हालांकि बाद में जब ये सब सीज फायर की बात आ गई तो फिर इंडिया इन कतर हैंडल से, इंडियन एम्बेसी की तरफ से एक पोस्ट आ गया कि कतर के में जो इंडियन कम्युनिटी है उनके लिए, कि कतर की मिनिस्ट्री से बात हो गई है, वहां पर सिक्योरिटी सिचुएशन कंट्रोल में है, स्टेबल है, इसलिए कोई भी कंसर्निंग कॉज नहीं दिखता है। इसलिए आप लोग जो लोकल अथॉरिटी बोल रही हैं उनकी बातों को मानिए। अब मेजर बेसिस की अगर बात करें कतर के अलावा, तो देखिए पूरे मिडिल ईस्ट में बहुत सारे एयरबेस हैं, और करीब करीब 51 देशों में अमेरिका ने अपने एयरबेस बना रखे हैं। 128 के करीब एयरबेस उसके हैं। तो ये पूरा मिडिल ईस्ट वाला एयरबेस आपको दिख रहा है, अलग अलग जगहों पर दिख रहा है। जैसे कतर की जो बात की गई, अल उदैद एयरबेस, ये सेंट्रल कमांड के अंडर में है, और सेंट्रल कमांड का जो फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है वो कतर है। तो इस तरीके से ही आपको दिखेगा, बहरीन में भी दिखेगा, कुवैत में भी दिखेगा, अलग अलग जगहों पर। यूएस का जो 5th फ्लीट है वो बहरीन में है। इसी तरीके से इराक में देखेंगे तो इरबिल और एन अल असद एयरबेस है, यहां भी अटैक होने की बात हुई थी लेकिन उसकी पुष्टि बहुत नहीं हो पाई। इसी तरह ओमान में भी है। हर जगह आप देखेंगे कि एयरबेस बना हुआ है अमेरिका का, और इन्हीं में से कतर पर अटैक किया गया है ईरान के द्वारा। आगे बढ़े उससे मैं पहले बता दूं कि अमृत उपाध्याय 007 पर आप इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्रतिज्ञा बैच के बारे में जानिए। 30 जून तक लास्ट डेट है एडमिशन की, सुबह 8 बजे का बैच है। आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, अमृत लाइव कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ एडमिशन मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए। बहुत आराम से आप वहां से सारी जानकारी लेंगे और वहीं से आपका एडमिशन भी हो जाएगा। वहां एक कोड यूज करना होगा, अमृत लाइव कोड यूज करके कर सकते हैं। चलिए, अब मैंने जैसा आपको बताया था कि भाई यूएस ने अटैक किया था ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर, तो मिडिल ईस्ट में कहां कहां मिलिट्री बेसेस हैं वो हमने देख लिया एक तरीके से। देखिए, अमेरिकी सैन्य अड्डों की बात करें तो कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस है, CRS, उसकी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी रक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, कम से कम 51 देशों में कम से कम 128 विदेशी ठिकानों को मैनेज करता है ऑपरेशनल
रखता है। उसी में से मिडिल ईस्ट वाला ये आप यहां पर देख रहे हैं। सेंट्रल जो कमांड है वहां का, वो मिस्र से लेकर कजाकिस्तान तक मिलिट्री ऑपरेशंस को संभालता है, यानी यहां से लेकर और फाइनली कजाकिस्तान तक इसका पूरा एरिया है, संभालने का एरिया है, ऑपरेशन वहां का देखता है। कतर में अल उदैद एयरबेस सेंट्रल कमांड का ही फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है, इसका असल हेडक्वार्टर है फ्लोरिडा में, ठीक है। यहीं पर एक और कैंप है सैलिया, उसमें वो भी पूर्व आर्मी बेस है, उसे 2022 से अफगानियों को रिसेटलमेंट के करने के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा रहा है। और टोटल अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो टोटल अमेरिकी सैनिक करीब 40,000 अमेरिकी सैनिक सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट में हैं, ठीक है। बहरीन में भी यूएस नेवी की 5वीं फ्लीट, जिसकी जिम्मेदारी में रेड सी भी है, पर्सियन गल्फ भी है, अरब सागर भी है, यानी ये पूरा इलाका और ये पूरा इलाका, ये 5th फ्लीट इसको देखता है। 9,000 यहां भी सर्विस मेंबर्स हैं बहरीन में। इराक में मैंने बताया अल असद एयरबेस है जो सपोर्ट करता है इराकी फोर्सेस को और नाटो मिशन को। इराक में 6,000 के करीब अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। फिर है कि भाई सर्टेन है कि नहीं सीज फायर, तो देखिए अभी भी यही खबर आ रही है कि एज अनसर्टेनिटी ओवर ट्रम्प सीज फायर कंटिन्यूज, हियर आर द 5 लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन ईरान इजराइल वॉर एस्केलेशन। तो कुल मिलाकर अभी पूरी दुनिया थोड़ी तो कंफ्यूज है ही। सीज फायर को लेकर अभी तक कहीं से भी आधिकारिक तौर पर, अगर यूएस प्रेसिडेंट को छोड़ दिया जाए, तो ईरान या इजराइल की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि हाँ सीज फायर हो गया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री ने कहा नो अग्रीमेंट एज ऑफ नाउ ऑन सीज फायर विथ इजराइल। तो अभी तक यही स्थिति है। अगर वीडियो अपलोड होते तक कोई डेवलपमेंट होता है तो हो सकता है सीज फायर की कोई आधिकारिक जानकारी मिल जाए, अदरवाइज फिलहाल तो यही है कि एक कंफ्यूजन क्रिएट है यूएस प्रेसिडेंट के एक्स पर पोस्ट डालने के बाद भी। अब आइए जल्दी से देखते हैं आज का क्विज नंबर 19। अमेरिका के मिडिल ईस्ट में सैन्य ठिकानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अल उदीद एयरबेस। अच्छा, ये नाम जरूर याद रखिएगा। आजकल जो ट्रेंड है उसमें क्वेश्चन ऐसे तरीके से पूछे जाते हैं कि कहीं आपसे दे देगा अल उदीद एयरबेस, क्योंकि चर्चा में रहे स्थान यही है, और उसके सामने कोई मिलान करने के लिए या तो दे दे या फिर कोई स्टेटमेंट दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि अल उदीद एयरबेस की बात हो रही है। इसका मतलब कतर की बात हो रही है जो करंट अफेयर्स में चर्चा में रहा है। तो क्वेश्चन यही है कि अल उदीद एयरबेस जो कतर में स्थित है, अमेरिका का सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट में सैन्य ठिकाना है और इसमें लगभग 10,000 सैनिक तैनात हैं। बहरीन में नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बेस में अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा तैनात नहीं है। इराक में अल असद एयरबेस पर कोई अमेरिकी सैनिक तैनात नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात में अल दफरा एयरबेस में केवल प्रशिक्षण गतिविधियां होती हैं, कोई सैन्य संचालन नहीं होता। तो फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे जैसे जैसे अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूंगा। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।